नमस्कार। आज हम सब मिलकर भारतीय संविधान के उस हिस्से को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हर नागरिक की जिंदगी से सीधे जुड़ा है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत काम की हो सकती है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम जैसे लोग जो बस ये जानना चाहते हैं कि भाई भारत का नागरिक होने के नाते हमारी बुनियाद क्या है। सही कहा। तो चलिए इन अधिकारों की तह तक चलते हैं थोड़ा। बिल्कुल, और ये सिर्फ कानूनी बातें नहीं हैं। ये वो गारंटी हैं जो संविधान हमें देता है। अच्छा। जो सरकार की ताकत पर कह सकते हैं एक लगाम लगाती हैं और हमें एक बेहतर समाज बनाने का आधार देती हैं। समझिए, ये वो नींव है जिस पर हमारी आजादी और हमारे हक का पूरा ढांचा टिका है। तो फिर शुरू करते हैं पहली और शायद सबसे बुनियादी गारंटी से, समानता का अधिकार। हाँ, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक फैला है। इसका मोटा मोटा मतलब तो यही हुआ कि कानून के सामने सब एक बराबर है ना? हाँ। अनुच्छेद 14 का कोर आइडिया यही है, कानून के सामने समानता और कानून का समान संरक्षण। लेकिन मतलब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। हाँ, अनुच्छेद 15 फिर आगे बढ़कर कहता है कि सरकार धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगी। जैसे दुकानें, होटल, कुएं, सड़कें, मतलब जो सार्वजनिक जगह हैं, वहां जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता। अच्छा, यानी सिर्फ कानून की नजरों में बराबरी नहीं बल्कि समाज में भी बराबरी लाने की कोशिश। बिल्कुल। और सरकारी नौकरियों का क्या वहां भी यही सिद्धांत लागू होता है? काफी हद तक। अनुच्छेद 16 जो है वो सरकारी पदों पर नियुक्ति के मामले में अवसर की समानता देता है। ठीक है। हालांकि इसमें एक पेच है। समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए या किसी पद के लिए जरूरी योग्यता के आधार पर सरकार कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। अच्छा, मतलब आरक्षण वगैरह। हाँ, ताकि असल में बराबरी आ सके, सिर्फ कागज पर नहीं। और इसी बराबरी की सोच को और पुख्ता करता है अनुच्छेद 17। हाँ, जो छुआछूत यानी अस्पृश्यता को पूरी तरह खत्म करता है। ये तो वाकई बहुत बड़ा सामाजिक कदम था जिसने सदियों पुरानी एक बुराई को गैर कानूनी बना दिया। निश्चित रूप से बहुत जरूरी। और फिर आता है अनुच्छेद 18 जो सेना या शिक्षा से जुड़े सम्मानों को छोड़कर बाकी सभी तरह की उपाधियों का अंत करता है। मतलब वो राजा साहब, दीवान बहादुर वाली उपाधियां। हाँ, बिल्कुल, वो सब अब खत्म। इसका मकसद था कि समाज में जन्म या पदवी के आधार पर जो ऊंच नीच थी उसे खत्म किया जाए और योग्यता को महत्व मिले। तो ये चारों अनुच्छेद मतलब 14 से 18 मिलकर ये पक्का करते हैं कि भारत में हर नागरिक बराबर है, कम से कम कानून की नजर में तो है ही। समानता के बाद नागरिकों को जो दूसरी सबसे बड़ी ताकत दी गई है वो है उनकी आजादी यानी स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। जी। अनुच्छेद 19 तो अपने आप में कई आजादियों का गुच्छा लगता है। हाँ, अनुच्छेद 19 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं मूल रूप से। 6? हाँ। कौन कौन सी? देखिए, बोलने और अपनी बात कहने की आज़ादी है ना, फिर शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने की आज़ादी, संघ या समूह बनाने की आज़ादी, पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की आज़ादी, हाँ। भारत के किसी भी हिस्से में बसने की आज़ादी और कोई भी पेशा या व्यापार करने की आज़ादी। ये सब मिलकर एक जागरूक और सक्रिय नागरिक समाज बनाते हैं। लेकिन क्या ये आजादी मतलब अनलिमिटेड है? क्या कोई कुछ भी बोल सकता है या कर सकता है, भले उससे दूसरों को नुकसान हो? नहीं, यहीं पर संतुलन आता है। संविधान इन आज़ादियों पर उचित प्रतिबंध लगाने की इजाज़त भी देता है। अच्छा, उचित प्रतिबंध। हाँ, जैसे देश की सुरक्षा का मामला हो, एकता का हो, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या फिर अदालत की अवमानना, ऐसे मामलों में सरकार इन स्वतंत्रताओं को थोड़ा सीमित कर सकती है। मिसाल के तौर पर? इसी समूह में अनुच्छेद 20 भी है जो अपराधों के लिए सजा के मामले में कुछ सुरक्षा देता है। हाँ। जैसे एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं, या अपराध के समय जो कानून था उसी के हिसाब से सजा मिलेगी। ये सब बिल्कुल सही। ये दोहरे दंड से बचाव और कार्योत्तर विधियों से संरक्षण कहलाता है। और फिर आता है अनुच्छेद 21। हाँ, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या इतनी गहराई से की है, इतनी बार की है कि इसे मौलिक अधिकारों का कह लीजिए दिल माना जाता है। जीवन का अधिकार, इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? क्या सिर्फ सांस लेना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इसमें सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। गरिमा के साथ जीना?
हाँ, इसमें देखिए निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, साफ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और यहाँ तक कि सोने का अधिकार भी शामिल किया गया है। अरे वाह। तो ये एक लगातार विकसित होने वाला अधिकार है और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 21A, जिसे बाद में जोड़ा गया था। हाँ, ये तो शिक्षा वाला है ना। बिल्कुल, ये 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना वाकई एक मील का पत्थर था। निश्चित रूप से। और इस समूह का आखिरी अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा देता है। जी। यानी अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे वजह जानने का हक है, अपने वकील से मिलने का हक है और 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। यही सब है ना? हाँ, मोटे तौर पर यही है। कुछ अपवाद हैं, लेकिन सामान्य नियम यही है। ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 19 से 22 तक मिलकर व्यक्ति की आज़ादी और गरिमा को सुरक्षित करते हैं। ये राज्य की मनमानी पर रोक लगाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि नागरिक बिना डर के जी सकें और खुद को अभिव्यक्त कर सकें। अच्छा, हमने समानता और आज़ादी की बात की, लेकिन समाज में ताकत का गलत इस्तेमाल भी तो होता है, खासकर कमजोर लोगों के साथ। संविधान इससे कैसे बचाता है? हाँ, बिल्कुल होता है। और यहीं पर शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अनुच्छेद 23 और 24 सामने आते हैं। अच्छा। अनुच्छेद 23 सीधे सीधे इंसानों की खरीद फरोख्त मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरन काम करवाने, जिसे बेगार कहते हैं, उस पर रोक लगाता है। बेगार मतलब बिना पैसे दिए काम करवाना? हाँ, किसी से बिना उसकी मर्जी या बिना उचित मेहनताना दिए काम करवाना गैर कानूनी है। ये तो बहुत जरूरी है, खासकर हमारे देश में जहाँ बंधुआ मजदूरी जैसी समस्याएं रही हैं। बिल्कुल, ये अधिकार समाज के सबसे कमजोर तबकों को शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। ये मानवीय गरिमा को सबसे ऊपर रखता है। और फिर अनुच्छेद 24 खासतौर पर बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान देता है। हाँ, इसमें लिखा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। सही, ये बाल श्रम के जो सबसे बुरे रूप हैं उनको रोकता है और ये सुनिश्चित करता है कि बच्चों का बचपन छीना न जाए, उन्हें पढ़ने और खेलने का मौका मिले। तो ये दोनों अनुच्छेद मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं जहां किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसका शोषण ना किया जा सके। ये अधिकार तो शोषण रोकते हैं, लेकिन भारत जैसे इतने विविध देश में लोगों की आस्थाओं और विश्वासों का क्या? यहीं पर शायद अगला अधिकार आता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 25 से 28 तक यही अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को हर इंडिविजुअल को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब क्या इस पे भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे अनुच्छेद 19 की आजादियों पर थी? जरूर, जरूर। ये स्वतंत्रता भी अनलिमिटेड नहीं है। ये सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के दायरे में रहकर ही मिलती है। अच्छा। साथ ही सरकार समाज सुधार के लिए या धार्मिक मामलों से जुड़े जो आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक क्रियाकलाप हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए कानून बना सकती है। और धार्मिक समूहों या संस्थाओं के लिए भी कुछ अधिकार है? हाँ, वो अनुच्छेद 26 में है। ये धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, अपनी संस्थाएं बनाने और चलाने और चल अचल संपत्ति रखने का अधिकार देता है। इसे कह सकते हैं सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों। हाँ, फिर अनुच्छेद 27 कहता है कि सरकार किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों पर टैक्स नहीं लगा सकती। मतलब सरकार धर्म के मामले में न्यूट्रल रहेगी, तटस्थ। बिल्कुल। और अनुच्छेद 28 इसी बात को और साफ करता है। ये कहता है कि पूरी तरह से सरकारी पैसे से चलने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन प्राइवेट स्कूलों का क्या, या जो ट्रस्ट्स वगैरह चलाते हैं? हाँ, उसमें थोड़ी छूट है। अगर कोई संस्थान किसी ट्रस्ट के तहत बना है जहां धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है, तो वहां दी जा सकती है, भले ही उसे सरकार से मदद मिलती हो। अच्छा। तो ये चारों अनुच्छेद मिलकर भारत के धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर चरित्र को दर्शाते हैं। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, सभी धर्म बराबर और नागरिकों को अपनी आस्था के अनुसार जीने की पूरी छूट। भारत सिर्फ अलग अलग धर्मों का देश नहीं, यहाँ भाषाएं, संस्कृतियां भी बहुत हैं। क्या संविधान इनकी सुरक्षा के लिए भी कुछ कहता है? हाँ, और ये बहुत खूबसूरती से सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों में किया गया है। ये अनुच्छेद 29 और 30 हैं,
जो खास तौर पर अल्पसंख्यकों मतलब माइनॉरिटीज जी, के हितों का ध्यान रखते हैं। माइनॉरिटीज के लिए। कैसे? देखिए, अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी समूह को जिनकी अपनी खास भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी अपनी पहचान, अपनी यूनिकनेस बनाए रखने का अधिकार। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, अनुच्छेद 29 ये भी कहता है कि सरकारी या सरकारी सहायता पाने वाले शिक्षण संस्थानों में किसी भी नागरिक को सिर्फ धर्म, जाति, भाषा वगैरह के आधार पर दाखिले से मना नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 30 तो अल्पसंख्यकों को, चाहे वो धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर, उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देता है। अच्छा, मतलब अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने और बढ़ाने के लिए अपने स्कूल, कॉलेज वगैरह खोल सकते हैं। जी हाँ, और सरकार उन्हें मदद देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि वो अल्पसंख्यक संस्थान है। ये अधिकार भारत की अनेकता में एकता वाली सोच को बहुत मजबूत करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक समूह भी देश में सुरक्षित महसूस करें और अपनी पहचान के साथ जी सकें। ये एक तरह का संतुलन साधते हैं राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता के बीच। ये सारे अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, शोषण से बचाव, धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी, सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर किसी नागरिक को ये अधिकार मिलते ही नहीं, या मान लीजिए सरकार ही इनका उल्लंघन करती है, तब क्या होगा? क्या इनका कोई मतलब रह जाएगा फिर? यही वो सवाल है जिसका जवाब संविधान का शायद सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार देता है। कौन सा? संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। आत्मा और हृदय, ऐसा क्यों? इसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि ये अधिकार बाकी सभी मौलिक अधिकारों को असली बनाता है, उन्हें लागू करने लायक बनाता है। अनुच्छेद 32 हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या निचली अदालत नहीं? सीधे सुप्रीम कोर्ट। उसे निचली अदालतों से होते हुए आने की जरूरत नहीं। ये एक असाधारण अधिकार है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। और सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि वो इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए जरूरी आदेश या रिट जारी कर सके। आपने सुना होगा हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी, को वारंटो। हाँ, नाम सुने हैं। ये वही रिट्स हैं। जैसे किसी को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया गया है तो उसे छुड़वाने का आदेश हेबियस कॉर्पस, या किसी सरकारी अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने का आदेश मैंडेमस। ये वो हथियार हैं जो नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मिलता है। अच्छा। इसके बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे शब्द रह जाते, जिनकी कोई गारंटी नहीं होती। तो ये अनुच्छेद 32 एक तरह से बाकी सभी मौलिक अधिकारों का गार्डियन है, उनका रक्षक। अब समझ आया कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना। बिल्कुल। ये वो गारंटी है कि अधिकार सिर्फ दिए नहीं गए, उन्हें लागू भी करवाया जा सकता है। ये राज्य की शक्ति पर सबसे बड़ा संवैधानिक नियंत्रण है। तो कुल मिलाकर ये 6 मौलिक अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार, ये भारतीय नागरिकता की पहचान है। हाँ, ये सिर्फ नियम कानून नहीं, बल्कि एक वादा है, हर नागरिक को गरिमा, आजादी और बराबरी के मौके देने का वादा। सही कहा। और ये जानना जरूरी है कि ये अधिकार सिर्फ किताबों या अदालतों के लिए नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। ये तय करते हैं कि हम कैसे जी सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या मान सकते हैं, और अगर हमारे साथ कुछ गलत हो तो हम क्या कर सकते हैं। इनकी जानकारी होना ही अपने आप में एक ताकत है ना? बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं शायद। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, अपने जीवन में अपने आसपास इन मौलिक अधिकारों को कितना सच होते हुए देखते हैं सब लोग। क्या लगता है कि लोग इनके बारे में वाकई जानते हैं? कहाँ ऐसा महसूस होता है कि इन अधिकारों की और ज्यादा सुरक्षा या जागरूकता की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचने से शायद हमें इन अधिकारों का असली मतलब और उनकी अहमियत और भी साफ समझ आएगी।